कभी भी मोदी जी इक्वलिटी की बात नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। समानता की समानता नहीं आनी चाहिए। जब तक आप उसका त्याग नहीं करेंगे ना, उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक बीजेपी को हराना, बीजेपी की आइडियोलॉजी को हराना नामुमकिन है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किसानों के लिए यही संदेश रहेगा कि किसान जो यूपी और अदर स्टेटों में इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम किसानों को एमएसपी पे ख़रीद कर रहे हैं या उनको जो उनके वाजिब दाम हैं वो उनको मुहैया करा रहे हैं, वो यहाँ के किसानों को नहीं मिला। और आज किसान के जो विरोध में ये बिल जो लेकर आए हैं उसके लिए यूपी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ का किसान यहाँ बॉर्डरों पर बैठा हुआ है जो अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है। इस आवाज़ को दबाने के लिए जो मेन लाइन मीडिया है वो कहीं भी कवरेज नहीं दे रही है और सिर्फ वो बंगाल में बीजेपी की हवा बनाने की कवरेज दे रही है। वहाँ के किसानों को सम्मान दिया जा रहा है, वहाँ के किसानों को हक मिल रहे हैं, वहाँ के किसानों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। यही अधिकारों की लड़ाई हर चुनाव में बीजेपी हर स्टेट में लड़ती है। आज जो पहले यूपी में लड़ चुकी है लड़ाई, वो अब जाके लड़ रही है। यहाँ के किसानों के लिए इतनी लड़ाई लड़ ली है कि आज किसान बॉर्डर पर आके बैठ गया है। तो ऐसी लड़ाई भविष्य में बंगाल का किसान नहीं लड़ना चाहता है तो उनको इलेक्शन में सपोर्ट ना करें और जहाँ भी हो ईवीएम का विरोध करें, जो ईवीएम से जीतते हैं। अभी ईवीएम में क्या दिक्कत है? पूरे पंजाब में इन्हें लगा कि हाँ एक तरफा पंजाब में विरोध चल रहा है इनका। पंजाब का किसान जागरूक है जो इनका विरोध कर रहा है। पंजाब में वैसे भी इनकी सीटें इतनी नहीं थी, अकाली दल के साथ इनका गठबंधन था। अकाली दल को जब लगा कि हम बीजेपी की वजह से नुकसान में आ सकते हैं तो अकाली दल ने अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी उससे। अब अकाली दल ने ये नहीं कहा कभी हम भविष्य में कभी इनके साथ नहीं आएंगे, भविष्य में फिर से साथ आ सकते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव में तो भाई कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलायंस के रास्ते खुले रहते हैं। अकाली दल अपना अलग हो गया, आज ये पंजाब में। लेकिन गुजरात में इन्होंने ईवीएम जो बड़े बड़े कंट्री है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है लेकिन भारत में नहीं होता क्योंकि भारत की ईवीएम बहुत सेफ़ है। अगर इतनी सेफ़ है तो बाकी कंट्री अपने यहाँ ईवीएम क्यों नहीं यूज़ करते? वो नहीं करते ना, उनको पता है कि इसमें ये है। आप आम लोग आवाज़ उठाते हैं मगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्यों नहीं आवाज़ उठाती? फिर पॉलिटिकल पार्टी में अब कभी भी आज तक जब पॉलिटिकल पार्टी बात है कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो मेन अपोजिट लीडर है, वो विपक्ष खड़ा है और बाकी पूरे विपक्ष को वो लीड करता है वो आके, लेकिन वो कभी आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि ईवीएम लेके ही कांग्रेस आई थी। कांग्रेस ही ईवीएम लेके आई थी। जब हम कहते हैं किसानों को जब पहले इलेक्शन हुआ था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कांग्रेस को झुका दिया था, तो उस समय क्या था? उस समय ईवीएम नहीं थी। उस समय बीजेपी ईवीएम नहीं लेके आई, उस समय कांग्रेस ईवीएम लेके नहीं आई थी। उस समय उनको डर था और उस समय बैलेट पेपर चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जमानत जब्त हुई, वो हारी नहीं इलेक्शन। आज तो वो उस बैलेट पेपर चुनाव नहीं है तो आज तो जमानत जब्त होने का कोई खतरा ही नहीं है। हम तो ईवीएम से बिंदास होकर बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं, ये दिख रहा है ना। मैं राकेश टिकैत इस वक्त जो है बीजेपी को क्यों नहीं झुका पा रहे? उनके पास वो हर गांव जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं और भी बाकी युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। युवा भी आज से ज़्यादा हो गया, अभी तक किसान जागा नहीं है क्या? नहीं, देखिए अब किसान जागा कैसे पता चलेगा? पंजाब में जागा ना तो उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उन्होंने और अपने मत से उनको दिखाया कि हम जागे हैं। तो यही मत का प्रयोग बंगाल में होगा। तो जब अगर वहाँ का मत का प्रयोग बीजेपी के विपक्ष में जाता है तो हमें भी लगेगा ना कि हाँ हमारा वहाँ के किसान जागा है, वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, अपना विरोध दर्ज किया है वहाँ पे। अब जो आज ये विरोध के स्वर प्रॉपर तरीके से अगर हम जर्मन की हिटलर शाही को देखते हैं तो हिटलर ने भी अपने देश में एक समुदाय को दुश्मन दिखाया था, यहूदियों को एक समुदाय को दुश्मन दिखा के और सारी इंडस्ट्री कुछ ही लोगों के हाथ में रोक दी थी रख के। वही यहाँ हो रहा है, वही यहाँ हो रहा है ना। आपकी बात सही है, किसान वाली बात, मगर वहाँ तो जो है हमेशा फोकस जय श्री राम पे कर रहे हैं कि जय श्री राम बोले ममता। अगर ममता बनर्जी के जय श्री राम बोलने से मुझे रोजगार मिल जाए या आपके घर में खाना आ जाए तो साहब ममता बनर्जी रोजगार जय श्री राम बोल देंगे। भाई ममता बनर्जी और बीजेपी कोई अलग नहीं है, सेम है, दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही है। अगर कांग्रेस खत्म हुई है तो कांग्रेस से सारे नेता बीजेपी में पहुँच गए ना, वही कांग्रेस बीजेपी हो गई ना। आज कल को अगर ममता बनर्जी खत्म भी होंगी तो अपने उत्तराधिकारी कांग्रेस को उसका बीजेपी को बना रही हैं, वो बना रही हैं। उनकी आइडियोलॉजी आप देख सकते हैं, वो बीजेपी के ध्रुवीकरण में साथ दे रही हैं कि वोट का हिंदू मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हो, वो साथ दे रही हैं। बीजेपी की वहाँ एक भी सीट नहीं थी, पिछले साल बाबुल सुप्रियो की एक सीट निकलती है वहाँ से हिंदू मुस्लिम के उसमें दंगे में, जहाँ पे सोलन में एक इमाम के लड़के के पुत्र मारा जाता है जिसका विवाद बहुत चलता है रहा है ना, सही है। वहाँ से बाबुल सुप्रियो जीतते हैं, आते हैं जीत के वहाँ से, तो वोट पोलराइजेशन करने में माहिर है ना ये, और हम भी लोग भी उनका साथ देते हैं इसमें। हाँ, हम लोग तो सोच रहे हैं कि ये बीजेपी को रोक रही हैं।
बीजेपी को रोक रही हैं, लेकिन भविष्य में बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार कर रही हैं। ये बीजेपी का ओबीसी साहब वहाँ पर अपनी चुनावी रैली के लिए गए थे। भाई सबको अधिकार है ना, चुनाव के लिए जा सकते हैं, अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने वहाँ चुनाव नहीं इजाज़त दी गई। क्यों नहीं दी भाई? आप दोगे ना उनको। जो इस देश का नागरिक है, इलेक्शन में खड़ा होने का, पार्टी बनाने का उसको अधिकार है, वो खड़ा हो सकता है, अपनी आवाज़ रखेगा, लेकिन आवाज़ तो नहीं दे सकता ना। अच्छा, आपने ओवैसी की बात की, 25 तारीख को ओवैसी की जो मीटिंग थी उसको कैंसिल कर दिया, मगर बीजेपी को जो है परमिशन। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वो बीजेपी की ज़मीन बना रही है वहाँ पे, वो बना रही है ज़मीन वहाँ पे बीजेपी की। तो वो नहीं चाहती हैं कि इस देश में ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी को उनके वाजिब अधिकार मिले। आप हमारे इंडिया में कोई सी विचारधारा देख लिए, चाहे लेफ्ट की विचारधारा हो, चाहे राइट विंग्स की विचारधारा हो, और चाहे अम्बेडकरवाद की विचारधारा हो, मेन उसमें लीड करने के लिए यही लोग खड़े होते हैं आगे, यही लोग खड़े होते हैं, उसको लीड कर रहे हैं, उसको विचारधारा को। हम लोग विचारधारा अपनी लीड करना खुद नहीं जानते। हमें अपना लीडर दूसरे को चुनने में आता है। जब तक इस देश का लीडर कोई किसान समुदाय से निकल के नहीं आएगा, जो इस देश का मेहनत वर्ग मजदूर है, जो इस देश को चलाता है और इस देश की इकोनॉमी घुमाता है, जब तक उस वर्ग से निकल के कोई नहीं आएगा, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। बाकी हम 70 साल कहें या पिछले सालों से बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, गरीब से तो उठ के मोदी साहब भी आए थे। भाई गरीब, मोदी जी कहते हैं गरीब थे। कहा जाता है कि मोदी जी के भैया इतने गरीब हैं कि वो साहब अपनी दुकान चलाते हैं। भाई वो अभी लखनऊ आए हुए थे प्लेन से। अगर हर गरीब को एक प्लेन में यात्रा करने को मिल जाए तो कितना अच्छा सौभाग्य होगा हर गरीब का। भाई बाकी गरीब तो मैं सर्विस करता हूँ, मैं प्लेन में नहीं चढ़ सकता, ये भाई प्लेन में चढ़ सकता है, बाकी भाई प्लेन में। ऐसा तो अगर हर आदमी प्लेन में चढ़ जाए तो फिर गरीब तो हमारे देश गरीब। प्रधानमंत्री के भाई प्लेन में चढ़ जाए तो आपको इससे क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे को दिक्कत जब नहीं है ना, जब सारा किसान प्लेन में चढ़े। अकेला एक पर्टिकुलर आदमी प्लेन में चढ़ेगा तो भाई मेरे को दिक्कत रहेगी, हमेशा रहेगी। कि जब हम बात सबके, कभी भी मोदी जी इक्वलिटी की बात नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे समानता, कि समानता नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बोला है ना सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, हाँ, तो आप भाई सबका साथ, तो इतना विकास हुआ है ना कि अडानी ग्रुप आगे बढ़ा, रिलायंस ग्रुप आगे बढ़ा। जो सन 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो उन्होंने BSNL का प्राइवेटीकरण करा और BSNL को ख़त्म करने का काम करा। वहाँ से प्राइवेटीकरण की पहली नींव वहाँ से डल गई। सही है, आज BSNL ख़त्म हो गया। पहले हमारे गाँव में BSNL का सिम हमारे सबके पास हुआ करता था, आज नहीं है। जियो है ना, तो जियो हमको लूट रहा है ना उस चीज़ के लिए। जियो भी खत्म हो जाएगा, सस्ता दे रहा है प्लान। नहीं सस्ता भाई, पहले तो आदत डलवाइए ना, पहले एक तरह से कहते हैं नशा, अफीम खिलाओ। आज अफीम सबको चखा दी ना फ्री में, 6 महीने फ्री खिलाई थी ना सबको, अब आदत पड़ गई है ना। ये है भाई, हर घर में 2 RSS कार्यकर्ता रहते हैं, एक टीवी और एक न्यूज़ अखबार। जब तक आप उसका त्याग नहीं करेंगे ना, तब तक बीजेपी को हराना, बीजेपी की आइडियोलॉजी को हराना नामुमकिन है, ये समझिए। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की कभी लड़ाई नहीं होती, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी। सही है, जो अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे, अन्यथा नहीं हरा पाएंगे।